मैं हूं डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग का जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है उसका ऑब्जर्वेशन चार्ट और उसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन लेसन लेकर बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टिमुलस वेरिएशन क्या है। इसे हम चेतक बदल भी कहते हैं। इसे टीचर को अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना होता है। तो ये जो है स्टिमुलस वेरिएशन, इसका मैं अभी आपको ऑब्जर्वेशन चार्ट सबसे पहले समझा के बताने वाली हूँ। ये जो ऑब्जर्वेशन चार्ट है इसमें रहता है सबसे पहले निरीक्षक का नाम, जिसका हमें निरीक्षण करना है उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद विषय और विषयांश, वो बच्चा जो छात्र अध्यापक है कौन से विषय का ये लेसन ले रहा है वो विषय का नाम और उसका टॉपिक यहाँ पे आएगा। उसके बाद समय और कक्षा, कौन से कक्षा पे लिया है, समय 5 से 7 मिनट। तो ये जो है ये पूरा ऑब्जर्वेशन चार्ट है स्टिमुलस वेरिएशन का। इसमें कुछ उपघटक दिए हैं जिसे हम फैक्टर्स भी कहते हैं। ये जो फैक्टर्स है इसका यूज हमें लेसन निकालते वक्त करना है। जब हम स्टिमुलस वेरिएशन का लेसन लेंगे, मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो लेसन है इसमें ये सारे उपघटक आपको दिखाई देंगे। जैसे कि पहला है कि अध्यापक की हलचल। ये जो स्टिमुलस वेरिएशन है इसमें अध्यापक की हलचल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिर्फ जो अध्यापक है वो एक जगह पे ही खड़े होके बोलने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है तो टीचर को अपनी हलचल रखनी है, वो भी प्रॉपर तरीके से। बहुत ज्यादा भी हिलना नहीं है, जहां जरूरत है वही उसको अपनी हलचल दिखानी है। उसके बाद है अध्यापक के हाव भाव। ये जो अध्यापक है उसको अपने हाव भाव एक्सप्रेशन भी अच्छे से बताने हैं। जो टॉपिक वो समझा रहा है वो समझाते वक्त उसको अपने एक्सप्रेशन के तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ अपने बच्चों को हमें आकर्षित करना है। उसके बाद है अध्यापक के आवाज में बदल। जहां आवाज ऊपर चढ़ानी है वहां आवाज ऊपर चढ़ानी है, कहाँ नीचे लेनी है उसकी आवाज में ये इस प्रकार का बदलाव रहना बहुत जरूरी है। तो ही बच्चों को वो जो लेसन या जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो समझने में और आकलन करने में ज्यादा आसानी जाएगी और बच्चे अपना ध्यान इधर उधर न भटकाते हुए शिक्षक के पढ़ाने के तरफ ही ध्यान देंगे। इसलिए शिक्षक के हाव भाव जरूरी है, उनकी प्रॉपर हलचल जरूरी है। उसके बाद है केंद्रीकरण। जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के तरफ हमें केंद्रित करना है, बच्चों को आकर्षित करना है और वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार से ही हमें अलग अलग एक्टिविटी इसमें करनी है और एक अपना केंद्र बिंदु अपने सामने रहना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक या ये पार्ट मुझे उसमें का बताना है। तो ये जो केंद्रीकरण है ये जरूरी है। हम अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा ही उस पॉइंट तक हमें आना है, उस टॉपिक तक हमें आना है और वो टॉपिक हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है आंतर क्रिया में बदल। अब आंतर क्रिया में बदल यानी क्या कि जो टीचर रहेगा वो इसमें बच्चों का भी सहभाग ले सकता है। कहीं बच्चों का उनको पढ़ाते वक्त अगर वो बच्चों की जरूरत है तो बच्चों को भी वो सामने बुला सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो ये जो आंतर क्रिया है इसमें चेंजेस हो सकते हैं। कभी बच्चे सामने आएंगे, टीचर बच्चों से बातें करेंगी, क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे भी आंसर्स देंगे या कुछ ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके बताएंगे या कुछ प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट करेंगे। इस प्रकार से ये जो आंतर क्रिया है इस आंतर क्रिया में भी हमें यहाँ पे बदल दिखना चाहिए। उसके बाद है संवेदन लक्ष्य में बदल। बच्चों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ही टीचर को यहाँ अलग अलग एक्टिविटी करनी है ताकि बच्चे ध्यान पूर्वक अपना लेसन समझ सके। उसके बाद है छात्रों का शारीरिक सहभाग। इसमें बच्चों को हम सामने बुला सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए बोल सकते हैं। अगर मैथ्स का प्रॉब्लम है तो बच्चों के हाथ से हम ब्लैक बोर्ड पे बुला के सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ लिखना है या कुछ डायग्राम भी निकालनी है तो बच्चों को हम सामने बुला के हम करवा सकते हैं, या प्रैक्टिकल के टाइम पे कुछ चीजें उनको पकड़नी है या कुछ प्रैक्टिकल करना है तो बच्चों की मदद से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का, छात्रों का शारीरिक सहभाग भी जरूरी है। उसके बाद है छात्रों का शाब्दिक सहभाग। जिस प्रकार से शारीरिक सहभाग जरूरी है उसी प्रकार से शाब्दिक सहभाग भी जरूरी है। जैसे टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछती है तो बच्चे आंसर्स देंगे, या कुछ भी उनको पॉइंट्स पूछेंगी या डायग्राम के बारे में पूछेंगी तो बच्चे
उसका आंसर देंगे। इस प्रकार से बच्चों का शाब्दिक सहभाग और शारीरिक सहभाग इस लेसन में जरूरी होता है। तो ये जो है ये पूरे उपघटक अभी मैंने बताया है। और ऑब्जर्वेशन चार्ट में अगर टिक मार्क करना है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम आपको दिखाई देंगे। पहला कॉलम में कभी नहीं का, दूसरा है एक आध बार का, तीसरा है कभी कभी का, चौथा है बहुत बार का और पांचवा है हमेशा का। अब ये जो उपघटक है, जब छात्र अध्यापक लेसन लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया या लेसन यहाँ पे माइक्रो टीचिंग का लेते हैं, तब आगे के जो छात्र है, जब जो उनका निरीक्षण करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, वो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। जैसे कि अध्यापक की हलचल होती है, हमेशा होती है, तो हमेशा पे टिक मार्क करना है। या अध्यापक सिर्फ एक ही जगह खड़े रह के ही पढ़ा रहा है तो वहां पे वो बताएंगे कि कभी नहीं या फिर एक आध बार। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे है छात्रों का शारीरिक सहभाग, यदि लेसन लेते वक्त छात्रों का शारीरिक सहभाग लिया गया है तो वहां पे टिक मार्क करनी है कि कभी कभी लिया है, कि बहुत बार लिया है, कि हमेशा ही लिया है या कभी नहीं लिया है। तो इस प्रकार से ये जो उपघटक है इसका ऑब्जर्वेशन करते वक्त आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। जहाँ पे जो दिखेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। यदि आपके लेसन में ज्यादा से ज्यादा टिक मार्क कभी नहीं या एक आध बार में आता है तो यहाँ पे आपका लेसन गलत होता है। आपको फिर से रिप्लान करना पड़ेगा, फिर से आपको ये माइक्रो टीचिंग का लेसन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टिमुलस वेरिएशन है इसमें ये सारे उपघटक आना जरूरी है और ये बार बार आने चाहिए, एक आध बार या कभी नहीं। ऐसा अगर होता है तो ये गलत है। तो आपको इन उपघटकों को ध्यान में रखते हुए ही अपना लेसन निकालना है और लेसन छात्रों के सामने लेना है। तो इस प्रकार से ये स्टिमुलस वेरिएशन का ऑब्जर्वेशन चार्ट है। इसी प्रकार से आपको ऑब्जर्वेशन चार्ट तैयार करना है और छात्र अध्यापक का ऑब्जर्वेशन भी करना है और इन उपघटकों को ध्यान में रखते हुए ही आपको चेतक बदल का जो लेसन है वो लेसन आपको निकालना है। इसके लिए आपको ये ऑब्जर्वेशन चार्ट की मदद होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको आपका ये ऑब्जर्वेशन चार्ट रेडी रखना है। अभी मैं आपको स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल है उसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन लेकर बताने वाली हूँ। तो आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से देखना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है और उसी हिसाब से ही आपको ये चेतक बदल का जो लेसन है वो आपको बच्चों के सामने लेना है। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। अभी हम विज्ञान ये विषय पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ, उसे आपको पहचानना है और उसके नाम बताने हैं कि वो क्या है करके। ये क्या है? थर्माकोल। वेरी गुड, ये है थर्माकोल। पूरे सेंटेंस में आंसर दीजिए। ये क्या है? ये है लोहे का टुकड़ा। वेरी गुड, ये है लोहे का टुकड़ा। अभी मैं और आपको चीजें बताऊंगी। ये क्या है? ये है प्लास्टिक का बॉल। वेरी गुड, ये है प्लास्टिक का बॉल। ये क्या है? ये है लेदर का बॉल। वेरी गुड, ये है लेदर का बॉल। अभी आप 1 मिनट के लिए इधर आ जाइए। अब मैं आपके हाथ में कुछ चीजें दूंगी। अब ये हाथ सामने कीजिए। ये एक है और ये दूसरा है। ये लोहे का टुकड़ा है और ये थर्माकोल है। अब इसमें से किसका वजन आपको ज्यादा लग रहा है? लोहे के टुकड़े का वजन ज्यादा है। वेरी गुड, क्योंकि लोहा थर्माकोल से भारी है इसलिए लोहे का टुकड़े का वजन ज्यादा है। अभी एक हाथ में मैं आपको ये बॉल देती हूँ और दूसरे हाथ में ये बॉल। किसका वजन आपको ज्यादा लग रहा है? लेदर के बॉल का वजन ज्यादा है। हाँ, और प्लास्टिक के बॉल का कम है। लेदर के बॉल का वजन ज्यादा है। वेरी गुड, चाहिए आप। अब देखिए, हम देखेंगे आज वजन। हमारे चारों तरफ हमें हवा है, ये इसका एहसास हमें रहता है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन हवा हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। अब हम देखेंगे कि हवा को भी वजन होता है। जैसे हमने देखा है कि लोहे के टुकड़े का वजन होता है ज्यादा, उसके बाद ये बॉल का वजन ज्यादा होता है, उसी हिसाब से हम देखेंगे कि जो हवा हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है उसका भी वजन होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग लेंगे। प्रयोग के द्वारा मैं आपको ये सिद्ध करके बताऊंगी कि हवा को वजन होता है। इसके लिए कुछ चीजें मुझे लगने वाली है, जैसे कि हो गया ये बलून। हम इस प्रयोग में बलून का उपयोग करने वाले हैं। उसके बाद हैंगर का यूज करने वाले हैं। अब हम ये जो बलून है, इस बलून को हम फुलाने वाले हैं। ये बलून को हमको फुलाना है
और फुलाने के बाद हम देखेंगे, देखो इसमें एयर जा रही है। इस बलून में आपको दिखाई देगा कि एयर जा रही है, हवा जा रही है। इसी हवा का हमें देखना है कि वजन है कि नहीं है। एक बिना फूला हुआ बलून और ये फूला हुआ बलून, इसमें आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि इसमें देखो आपको एयर गई हुई दिखाई दे रही है और ये विदाउट एयर वाला, इस बलून में एयर नहीं है। तो ये जो बलून है, हम ये दोनों बलून हम एक हैंगर को हम लगाने वाले हैं, तो हमें समझ में आएगा कि हवे को वजन है या नहीं है। अब देखिए ये हैंगर है, इसको मैंने ये 2 बलून लगाए हैं। अभी हम देखेंगे कि हवे को वजन है या नहीं। आप इधर आइए, इसे पकड़िए ऐसा। देखो इसपे 2 बलून लगाए हुए हैं, दोनों इसमें हवा है। अभी ये सेम दिख रहा है हमें, कहीं झुका हुआ नहीं दिख रहा है हमें। अभी मैं एक बलून को फोड़ने वाली हूँ, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आपको दिखाई देगा। देखिए क्या हुआ है, बताइए। एक बलून, हवे के बलून की वजह से इसके अंदर भी वेट है, इसलिए थोड़ा झुक गया। पहले जो इक्वल था वो अभी यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट हुआ है। वेरी गुड। देखो इसका मतलब क्या है कि इस बलून में हवा है और ये बलून तो फूट गया, इसकी हवा निकल गई है। हवे को वजन है, ये इस पर से हमें सिद्ध होता है कि हवे को वजन होता है। थैंक यू बेटा, आप जाइए। तो इस प्रकार से हमें इस प्रयोग के द्वारा पता चला है कि हवे को भी वजन होता है। धन्यवाद। देखिए अभी यहाँ पे ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गया है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये जो मैंने उपघटक आपको ऑब्जर्वेशन चार्ट में बताए थे कि छात्रों का शारीरिक सहभाग भी मैंने लिया है, बच्चों को सामने बुलाया है, उसके बाद क्वेश्चन पूछे तो शाब्दिक सहभाग भी हो गया, और मैंने यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी की है, अलग अलग प्रकार की हलचल भी की है। मेरे आवाज में भी आपको बदल दिखा होगा। तो इस प्रकार से जो मैंने ऑब्जर्वेशन चार्ट में जो भी उपघटक बताए, वो सारे उपघटक मेरे इस लेसन में आए हैं। इसी प्रकार से आपको जब ये लेसन लेना है चेतक बदल का, तो इसी प्रकार से आपको भी ये लेसन लेना है। इसलिए आपको लेसन लेते वक्त मेरा ये वीडियो बहुत ही काम में आने वाला है। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया या ऐसे ही मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं, तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।